नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में इस हरे भरे माहौल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त पर हम लोग बात करके चल रहे हैं निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, फाइनेंस निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करके चलेंगे आज गोल्ड के बारे में भी, और बनने वाली मार्केट की इन अपॉर्चुनिटीज़ को हम समझ के चलेंगे और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात जो चीज़ निकल के आती है वो ये कि एफआईज आर बैक, मतलब एफआईज मार्केट में एक बार फिर से वापस आ गए। दोस्तों, जो डेटा एफआईज और डीआईज का निकल कर आता है, इन 2 दिन के अंदर अगर आप देख के चलेंगे, डीआईज पीछे सेलिंग करके चल रहे हैं और एफआईज आगे बढ़ चढ़कर बाइंग करके चल रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, ये बात मैंने आपको बताई थी और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मार्केट अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आएगा, मतलब मार्केट में जैसे ही उछाल आएगा, अचानक से डीआई सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे और एफआईज की बड़ी बाइंग आनी हमारे को दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि वो मार्केट को हमेशा टेक्निकली देखकर चलते हैं। अब देखिएगा, मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों। सबसे बड़ी बात थी ये हमारे पास वी शेप की रिकवरी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और यहाँ पर 22,117 का इम्पॉर्टेंट लेवल मैं आपको पीछे से काफ़ी पहले से बता के चल रहा था कि 22,117 के पास हो सकता है मार्केट 22,045 को टेस्ट करे, तो 22,045 हमारा स्टॉप लॉस होगा और 22,045 के बाद से हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश है। हमारे को एक रेजिस्टेंस 22,807 का लगता था, जो हम लोगों ने देखा मार्केट ने दिखाया भी 22,807 को एक रेजिस्टेंस की तरह। और इसके बाद जो इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई है दोस्तों, मार्केट ने सीधा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, तो कहीं जाकर अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास। ये निफ्टी की खासियत है, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। निफ्टी ज़्यादा लंबे समय तक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर नहीं रहता, और अगर कभी भी मार्केट में ऐसे करके नीचे की तरफ आया है तो इसने वी शेप की रिकवरी दिखाते हुए 200 डेज के मूविंग एवरेज तक पहुंचने की कोशिश की है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है, क्या ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, जो पहले भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर चुका था, क्या अभी भी ये एक रेजिस्टेंस का काम करके चलेगा? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मार्केट के लिए अब जो अगला रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट में अगर बियर्स किसी जगह पर एक्टिव होकर चलेंगे तो वो है 23,521 का लेवल, क्योंकि एक तो ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। 23,521 के बारे में हम लोग पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। हमारा इंपॉर्टेंट मैजिकल लेवल है 23,521। मार्केट हो सकता है कहीं गैप अप खुले और 23,521 के बाद से खुले, तो 23,521 के पास से हमारा व्यू मार्केट के लिए बियरिश है, जिसमें हमारा बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस 23,521 का है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है एज पर इन कंडीशंस के कि 23,521 के पास बियर्स एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उनका रिस्क छोटा है और उनका रिवॉर्ड बड़ा है। अब अगर मार्केट 23,521 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो स्टॉप लॉस तो लग ही चुका है ना। तो उस कंडीशन में क्या हमारे को बुलिश ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए? तो मेरा ये जवाब यहाँ पर आपके साथ में रहेगा कि देखो मेरे भाई, मार्केट की तेजी देखकर मार्केट में तेज एंट्रियां नहीं ली जाती, मार्केट के रिवर्सल्स को समझना होता है, और मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो चुके हैं। मार्केट अगर वापस से हमारे को कहीं करेक्शन के मोड में मिलेंगे तो शायद बुलिश अपॉर्चुनिटीज मिले। अभी हमारा व्यू मार्केट को लेकर प्रॉफिट बुकिंग का है। हाँ, अगर हमारे को क्लोजिंग 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर मिलनी शुरू हो जाती है, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और वहां से सेलिंग आती है और 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास एक सपोर्ट बनती है, तब उस जगह पर 23,521 को स्टॉप लॉस मानते हुए हम हमारे व्यू को बुलिश रखकर चलेंगे और हमारा अगला टारगेट 23,907 का होगा। दोस्तों, ये रैली अगर कंटिन्यू रहती है तो आप बात समझ के चलिए, मार्केट हमारे को नए हाइज दिखा सकता है, लेकिन इसका कंसोलिडेट होना अभी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कंसोलिडेशन होगी, हैंड्स चेंज होंगे, तब ये जो स्टॉक्स हैं एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास आ जाएंगे। ऐसा मैं आपको डेटा को देखकर बताता हूँ। देखिए, 49,892 करोड़ की बड़ी बाइंग और यहाँ से 42,422 करोड़ की सेलिंग वाले, मतलब ट्रेड्स को सेल करके यहाँ से एग्जिट करा दिया गया। मतलब क्या है? मतलब कहने का ये है कि 42,422 करोड़ की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया 49,892 करोड़ की बाइंग ने। मतलब आज मार्केट की इस तेजी में कोई अपना 42,422 करोड़ का सामान बेचकर चला गया, और यहाँ पर डीआईज भी पीछे नहीं रहे और वो 22,081 करोड़ का सामान बेचकर चले गए। तो आप यहाँ पर ये समझ के चलो कि मार्केट में जो इतनी बड़ी मूवमेंट आई है, उनके पीछे बड़ी ट्रांजैक्शंस भी हैं।
तो हर रोज तो आपके पास में कोई इतनी बड़ी बाइंग करके जाएगा नहीं, और हर रोज तो कोई इतनी बड़ी सेलिंग करके जाएगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मार्केट पार्टिसिपेंट ने 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास अपनी पोजीशंस को हल्का किया है। तो जब ये कभी 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास अपनी पोजीशंस को हल्का करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका एक ही मतलब होता है कि निचले लेवल पर वो अपनी पोजीशंस को एवरेज कर रहे थे और यहां जाकर उन्होंने एक बड़ी पोजीशंस को अपनी एग्जिट कर लिया है। तो अब आप मुझे खुद बताओ, क्या सच में इस जगह पर हमारा ट्रेड बाय का बनता है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इस जगह पर पहुंचने के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट अगर इसके लिए फर्दर और बुलिश होते तो क्या आपके पास इतनी बड़ी बाइंग और इतनी बड़ी सेलिंग आती? यहां से ये 42,422 करोड़ की सेलिंग करके चले गए और ये 22,081 करोड़ की सेलिंग करके चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर मतलब बाइंग नहीं हुई है, बाइंग भी हुई है, जिसकी वजह से नेट फिगर हमारे को पॉजिटिव और नेट सेल फिगर कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं दिखाई देती। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 200 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के पास आने वाली सेलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम सपोर्ट के पास होते तो हम बाइंग की बात करके चल रहे होते कि यार सपोर्ट के पास में बायर कितने एक्टिव है, सेलर को तो हम देखते भी नहीं। लेकिन जिस जगह पर हम रेजिस्टेंस के पास हम सेलर्स को देके चल रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि यार ये वो पॉइंट है जहां पर मेरे को ऐसा लगता है कि शायद सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब जैसे कि ये बाइंग यहाँ पर कंज्यूम करके चली गई है सारी की सारी सेलिंग को, जिसने वीक प्लेयर्स को मार्केट से आउट कर दिया और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हाथ में कमांड आ गई है, तो उस जगह पर क्या होना चाहिए? कंसोलिडेशन होना चाहिए। मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट्स आपके पास में आते हुए मार्केट को यहाँ इस प्राइस के पास 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करना चाहिए, जैसे कि पहले से करता है। मतलब निफ्टी की आदत रही है कि जब भी कभी कोई बड़ा मूव इसने दिखाना होता है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास जाकर ये कंसोलिडेशन करता है। यहाँ भी इसने 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट किया था। लेकिन आप ये देखिए, बार बार देखिए, इस जगह पर इसने सपोर्ट नहीं ली, इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और एक कॉन्टिन्यूसली इसको ब्रेक ही करता चला गया। अब इसको अगर एक बुलिश एंट्री मूव करानी है, मतलब बुलिश मूवमेंट लेकर आना है, तो इसको यहाँ पर किसी ना किसी जगह पर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो ये मेरा व्यू है निफ्टी को लेकर। मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपकी समझ में मेरा व्यू आ रहा होगा। एक वीडियो मैंने बनाकर गोल्ड की ऑलरेडी पोस्ट की है, जिसके प्राइस सेक्शन को जाकर आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बैंक निफ्टी को बहुत डिटेल में समझा कर चलूंगा, बहुत डिटेल में मैं आपको फाइनेंस निफ्टी कवर करूंगा और बहुत डिटेल में सेंसेक्स को। बस मैं ये चाहता हूं कि आप में से जो भी भाई इस वीडियो को देखकर पसंद करते हैं वो कमेंट जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।